इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मेसर्स ओमेगा का 3 डिपार्टमेंट है एक्स वाई जेड, जिसके लिए आपको डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड डिपार्टमेंट पीएनएल अकाउंट बनाना है। कुछ एडिशनल खर्चा दिया गया है जो कि अनएलोकेटेड है, टोटल में दिया गया है। आपको एलोकेट करना पड़ेगा एक्स डिपार्टमेंट, वाई डिपार्टमेंट, जेड डिपार्टमेंट में, तभी जाके आपका डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनेगा। तो कैसे बनाएंगे इसको? आंसर देखिए, सबसे पहले हम लोगों को जो अनएलोकेटेड एक्सपेंस है उसको हम लोग सबसे पहले एलोकेट करेंगे, और जैसे एलोकेट करेंगे बाकी तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एलोकेशन कैसे करना है? कैरेज इनवर्ड 3000 का लगता किस पे है? परचेज पे लगता है, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ परचेज इसको बांटेंगे। कैरेज आउटवर्ड लगता है सेल पे, तो हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे इसको बांटेंगे। सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज में बांटेंगे। एडवर्टाइजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे बांटेंगे। डिस्काउंट अलाउड ऑन द बेसिस ऑफ सेल पे बांटेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन द बेसिस ऑफ परचेज पे बांटेंगे। रेंट ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस में बांटेंगे। डेप्रिसिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ फर्नीचर में बांटेंगे। इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड बाय ईच डिपार्टमेंट के बेसिस पे बांटेंगे। लेबर वेलफेयर ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के बेसिस पे बांटेंगे। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो 5% जो है वो तो है ही। उसके बाद हम लोग पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। दिस इज़ सो सिंपल। बस ये जानना है कि किस तरह से हम लोग एलोकेट करेंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी एंटरप्राइज का 2 डिपार्टमेंट है, क्लोथ डिपार्टमेंट, रेडीमेड क्लोथ्स डिपार्टमेंट। आपको बनाना है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, जिसके लिए आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है, दोनों डिपार्टमेंट का परचेज दिया है, दोनों डिपार्टमेंट का सेल दिया है, दोनों डिपार्टमेंट का, और एक इंटरनल ट्रांसफ़र यहाँ पर है। इंटरनल ट्रांसफ़र का मतलब कि डिपार्टमेंट के अंदर ही ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी क्लोथ डिपार्टमेंट यहाँ रेडीमेड डिपार्टमेंट को 31,50,000 का गुड्स भेजा है। अब मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लगा है इतना, सेलिंग एक्सपेंसेस दिया है, रेंट एंड वेयर हाउसिंग लिखा है, स्टॉक लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक दोनों में कितना है। और कह रहा है कि रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 75% क्लोजिंग स्टॉक क्लोथ डिपार्टमेंट का है। रेडीमेड क्लोथ डिपार्टमेंट में 75% स्टॉक जो है वो क्लोथ डिपार्टमेंट का है, और जिसपे कि क्लोथ डिपार्टमेंट जीपी परसेंट अर्न करता है 15%। जनरल एक्सपेंस दिया गया है 10,85,000 का, और हम लोगों को निकालना है, सॉरी हम लोग को बनाना है डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, डिपार्टमेंट पीएनएल अकाउंट, जनरल पीएनएल अकाउंट। चलिए बनाते हैं। सॉल्यूशन शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनल ट्रांसफ़र क्या होता है। एक एंटिटी के अंदर जो डिपार्टमेंट है, उन डिपार्टमेंट के बीच में जो भी ट्रांसफ़र होता है उसे हम लोग इंटरनल ट्रांसफ़र कहते हैं। ये इंटरनल ट्रांसफ़र सेलिंग प्राइस पे होता है, ताकि दोनों डिपार्टमेंट अपना अपना प्रॉफिट कमा सके और लेटर ऑन ये बता सके कंपनी को कि उस डिपार्टमेंट का कितना एफिशिएंट वर्क हुआ है, कितना प्रॉफिट कमाया है। इसलिए जब भी इंटरनल ट्रांसफ़र होता है वो सेलिंग प्राइस पे होता है। और जब हम लोग फाइनल प्रॉफिट निकालते हैं तो जो भी इंटर डिपार्टमेंट में हम लोग प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को हटा देते हैं बाय मेकिंग जनरल पीएनएल अकाउंट, और तब जाके हम लोग का रियल प्रॉफिट निकलता है एक एंटिटी का। तो चलिए आप सॉल्यूशन देखते हैं। इस सॉल्यूशन सबसे पहले डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, जिसमें ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, टू परचेज दिया हुआ है, बाय सेल भी दिया हुआ है, बाय इंटरनल ट्रांसफ़र। अब इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है, क्लोथ डिपार्टमेंट से गया है 31,50,000, तो लिख दिए हैं बाय इंटरनल ट्रांसफ़र क्लोथ डिपार्टमेंट में 31,50,000। और यही इंटरनल ट्रांसफ़र रेडीमेड में आया है, इसलिए डेबिट कर दिए टू इंटरनल ट्रांसफ़र 31,50,000। फिर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस था वो भी लिख दिए, और बाय क्लोजिंग स्टॉक जो था वो भी लिख दिए। तो इससे आगे हम लोग का जीपी हम लोग ट्रांसफ़र किए डिपार्टमेंट पीएनएल अकाउंट में। यहाँ पर हम लोगों का सेलिंग एक्सपेंसेस था वो हम लोग लिखे, रेंट था वो भी लिखे, तब नेट प्रॉफिट कैरी डाउन आ गया। अब इस नेट प्रॉफिट को हम लोग लेके आएंगे जनरल पीएनएल अकाउंट में, और यहाँ पर स्टॉक रिजर्व लेस करेंगे और ऐड करेंगे। यहाँ पर स्टॉक रिजर्व को हम लोग कैलकुलेट कैसे करना है, देखिए वर्किंग नोट 1 में हम लोग देखिए ओपनिंग स्टॉक रेडीमेड में कितना था 5,32,000, जिसमें से कि इंटरनल ट्रांसफ़र का कितना सामान उसके अंदर था, यानी कि कंटेंट कितना था दूसरे का, तो 75% था। क्वेश्चन में कह रहा था कि 75% है जो भी स्टॉक है रेडीमेड में, वो 75% स्टॉक क्लोथ डिपार्टमेंट का, तो 75% स्टॉक हो गया क्लोथ डिपार्टमेंट का, और जिसमें से कि क्लोथ डिपार्टमेंट कितना कमाया था 15%। तो ओपनिंग स्टॉक रिजर्व कितना आया 3,99,000 इंटू 15% इज इक्वल टू 59850। इसको अलग तरीके से समझेंगे तो ओपनिंग स्टॉक इंटू कंटेंट रेशियो इंटू प्रॉफिट परसेंट। ओपनिंग स्टॉक में कितना कंटेंट था, जिसमें से कितना प्रॉफिट उसने लगाया था अदर डिपार्टमेंट ने, तो आ जाएगा 59850। अब ओपनिंग स्टॉक रिजर्व को हम लोग जनरल पीएनएल में क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक में जो भी प्रॉफिट आया होगा वो तो हम लोग का डेबिट साइड में होगा ट्रेडिंग के, इसीलिए हम लोग इसको कैंसिल करने के लिए क्रेडिट साइड में लिख रहे हैं बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व जनरल पीएनएल में। अब हम लोग को क्लोजिंग निकालना है। क्लोजिंग में देखिए, क्लोजिंग में जितना क्लोजिंग स्टॉक था, कितना क्लोजिंग स्टॉक था 6,72,000। 6,72,000 में इंटरनल ट्रांसफ़र कितना इंक्लूडेड है क्लोजिंग स्टॉक में 75%, तो 75% हम लोग इंटू किए तो 5,04,000 मिला। ये 5,04,000 अगर मिला तो इस 5,04,000 में कमाया होगा कौन, क्लोथ डिपार्टमेंट कितना कमाया होगा 16%। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि यहाँ पर 16% क्यों लिए,
पहले जब ओपनिंग स्टॉक रिजर्व निकाले थे तभी 15% लिए थे। तो क्वेश्चन में कहा था कि 2009 और 2010 में जीपी परसेंट था 15%, लेकिन इस बार का जीपी परसेंट तो बोला नहीं है, इसलिए इस बार का हम लोग जीपी परसेंट निकाले हैं वर्किंग नोट 2 में। देखिए जीपी बाय नेट सेल इंक्लूडिंग इंटरनल ट्रांसफर इंटू 100, तो 16% आया था इस साल का हम लोगों का जीपी परसेंट। तो इसीलिए हम लोग 16% से इंटू किए, तो हम लोग को मिल गया कि 80640 क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आएगा। इसको हम लोग जनरल पीरियड में डाले और नेट प्रॉफिट आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन में आपको बनाने बोला डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके लिए कि आपको परचेस का यूनिट दे दिया है, परचेस का अमाउंट दिया है, लेकिन परचेस का अमाउंट डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिया है, टोटल में दे दिया है। सेल्स का यूनिट दिया है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, क्लोजिंग स्टॉक दिया है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक भी यूनिट में दिया है, और आपको निकालना बोला डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट। अब यहाँ पर अगर देखिएगा तो दो चीज़ मिसिंग है। ये तो ओपनिंग स्टॉक पूरा मिसिंग है, पूरा ओपनिंग स्टॉक ही नहीं दिया है, और दूसरा कि कॉस्ट पर यूनिट नहीं लिखा है। अब कॉस्ट पर यूनिट नहीं मिला है, इसके वजह से हम लोग ओपनिंग स्टॉक नहीं लिख पाएंगे कॉस्ट पे, परचेज नहीं लिख पाएंगे कॉस्ट पे, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिख पाएंगे कॉस्ट पे, क्योंकि कॉस्ट पर यूनिट तो दिया हुआ नहीं है। सब चीज़ सेलिंग प्राइस पे तो हम लोग लिखते नहीं है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को निकालना पड़ेगा कॉस्ट पर यूनिट और ओपनिंग स्टॉक निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सीएल निकालेंगे, टोटल सेल कितना है, फिर टोटल परचेज से लेस करेंगे तो हम लोग को निकल के आएगा जीपी, उससे हम लोग जीपी परसेंट निकालेंगे, और जीपी परसेंट निकल जाएगा तो कॉस्ट पर यूनिट निकाल लेंगे। कॉस्ट पर यूनिट निकलेगा, उसके बाद हम लोग ओपनिंग स्टॉक भी निकाल लेंगे। जैसे ओपनिंग स्टॉक भी निकल गया और कॉस्ट पर यूनिट भी निकल गया, तो कॉस्ट ऑफ परचेज निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे, और सेल का भी कैलकुलेशन करेंगे, और तब हम लोग को जीपी निकल के आएगा और डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। सबसे पहले हम लोग सेल निकालते हैं, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट के लिए सेल निकालते हैं। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया है, सेल यूनिट भी दिया है, तो टोटल सेल आ जाएगा, लेस करेंगे टोटल परचेस तो आ जाएगा जीपी। जीपी परसेंट निकालेंगे तो 9 लाख बाय 15 लाख इंटू 100, 60% आएगा। जैसे हम लोग जीपी निकल के आया तो हम कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। कैसे निकलेगा, ए डिपार्टमेंट के लिए 40 रुपये सेलिंग प्राइस माइनस जीपी परसेंट 60%, तो जीपी परसेंट 60% होगा तो 40 का 60 24 इजिकल टू 16 रुपया कॉस्ट पर यूनिट। बी डिपार्टमेंट के लिए 45 है सेलिंग प्राइस, जिसमें कि जीपी है 60%, तो 45 का 60% 27 रुपया, 45 माइनस 27 इजिकल टू 18 रुपया कॉस्ट पर यूनिट आया। अब सी के केस में 50 रुपया सेलिंग प्राइस है माइनस 60% जीपी, तो 60% जीपी हो जाएगा 30 इजिकल टू 20, तो हम लोग कॉस्ट पर यूनिट आ गया ए बी सी का। अब हम लोग को कॉस्ट पर यूनिट आ गया, और दूसरा चीज़ निकालना था ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक का फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक इजिकल टू सेल, तो फॉर्मूला बनेगा ओपनिंग स्टॉक इजिकल टू सेल माइनस परचेज प्लस क्लोजिंग स्टॉक। अब ए बी सी का निकाल लेंगे ओपनिंग स्टॉक, कैसे निकलेगा, इसी फॉर्मूला में बैठा करके निकाल लेंगे, यूनिट निकल के आ जाएगा। जैसे यूनिट निकल के आ जाएगा और कॉस्ट पर यूनिट दिया हुआ है, अब हम लोग को ओपनिंग स्टॉक भी निकल के आ गया और कॉस्ट पर यूनिट भी निकल के आ गया। अब हम लोग को कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, कैलकुलेशन ऑफ परचेज, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और कैलकुलेशन ऑफ सेल। तो कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक में जितना भी अमाउंट, जितना भी यूनिट निकाले उसको कॉस्ट पर यूनिट से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक तीनों डिपार्टमेंट का। अब परचेज में भी परचेज यूनिट दिया हुआ है, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लिए, तो निकल के आ जाएगा कि कॉस्ट ऑफ परचेज। अब कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का भी यूनिट दिया गया है और कॉस्ट पर यूनिट तो निकाल गया, तो कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। और सेल में तो सेलिंग प्राइस दिया होता है, यूनिट भी दिया होता है, तो सेलिंग प्राइस का भी निकल के आ गया। तो आप डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे टू ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक, सब चीज़ आ गया, जीपी निकल के आएगा, बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर क्वेश्चन का अंत होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि शिवा लिमिटेड जो है उसका दो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, दोनों का ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, कैरेज इनवर्ट दिया है, वेजेज दिया है, सेल दिया है। अब कह रहा है कि परचेज्ड गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं और फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं, ये दोनों इंटरनल ट्रांसफ़र है। जो परचेज गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं डिपार्टमेंट वाई से डिपार्टमेंट एक्स में 40,000 और डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई में 32,000। अब फिनिश्ड गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं डिपार्टमेंट वाई से लेके एक्स तक 1,40,000 और डिपार्टमेंट एक्स से डिपार्टमेंट वाई तक 1,60,000। और फिर कह रहा है कि ये फिनिश्ड गुड्स को रिटर्न भी किए हैं, वाई टू एक्स में 40,000 का रिटर्न कर दिए हैं और एक्स टू वाई में 28,000 का रिटर्न कर दिए हैं। क्लोजिंग स्टॉक परचेज गुड्स का इतना है, फिनिश गुड्स का इतना है। कह रहा है परचेज गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं ऑन कॉस्ट, परचेज गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं ऑन कॉस्ट, लेकिन फिनिश्ड गुड ट्रांसफ़र किए हैं ऑन सेलिंग प्राइस यानी मार्केट प्राइस। चलिए सम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, टू कैरेज इनवर्ट, टू वेजेस बाय सेल, सब चीज़ लिख देंगे। अब इंटरनल ट्रांसफ़र का बारी आता है, तो इंटरनल ट्रांसफ़र परचेज गुड्स ट्रांसफ़र किए हैं वाई टू एक्स, वाई टू एक्स किए हैं 40,000, तो वाई टू एक्स में लिखेंगे तो 40,000 लिखेंगे क्रेडिट और 40,000 लिखेंगे डेबिट एक्स में। एक्स में आया है, वाई में गया है, वाई में गया है तो वाई को क्रेडिट कर दिए 40,000 से, और एक्स में आया है तो एक्स को डेबिट कर दिए 40,000 से। अब दूसरा परचेज गुड्स जो ट्रांसफ़र हुआ था वो हुआ था एक्स से वाई की ओर। अब वाई के पास आया है
तो डेबिट कर देंगे वाई को 32,000 और एक्स के पास से गया है तो इसीलिए एक्स को क्रेडिट कर दिए 32,000। अब फिनिश गुड्स का वैसे ही आया है, लेकिन फिनिश गुड्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नेट में जितना ट्रांसफ़र किए हैं उसी को लिख रहे हैं, क्योंकि कुछ तो ट्रांसफ़र किए थे, कुछ रिटर्न हो गया था, तो नेट में कितना ट्रांसफ़र किया था उसी को लिख रहे हैं। तो वाई टू एक्स ट्रांसफ़र किए थे 1,12,000, ये ट्रांसफ़र वाई टू एक्स था, यानी कि एक्स के पास आया वाई के पास गया, इसीलिए वाई के पास गया तो इसको क्रेडिट कर दिए 1,12,000 और एक्स के पास आया तो इसको डेबिट कर दिए 1,12,000। अब दूसरा ट्रांसफ़र जो फिनिश गुड्स का था वो था एक्स टू वाई, यानी वाई के पास आया और एक्स से गया तो एक्स के यहाँ पर क्रेडिट कर दिए 1,20,000 और वाई के पास आया तो वाई के यहाँ डेबिट कर दिए 1,20,000। इतना करें, फिर क्लोजिंग स्टॉक लिखें, जैसे क्लोजिंग स्टॉक लिखे उसके बाद जीपी आ गया। अब हम लोग को जीपी को हटाना पड़ेगा जनरल पीएल में, तो जनरल पीएल में हम लोग जीपी लिखे एक्स और वाई का दोनों। उसके बाद हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकाले, और क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालेंगे तो एनपी भी निकल जाएगा फिर। तो आप क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालते हैं। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए सबसे पहले आपको दो चीज़ निकालना पड़ता है, एक कंटेंट रेशियो और दूसरा जीपी परसेंटेज। यहाँ पर हम लोगों को कंटेंट रेशियो दिया गया है, कह ही रहा है कि डिपार्टमेंट एक्स का क्लोजिंग स्टॉक में डिपार्टमेंट वाई का सामान 25% है और डिपार्टमेंट वाई में डिपार्टमेंट एक्स का सामान 25% है। इसका मतलब कि हम लोग को कंटेंट रेशियो नहीं निकालना पड़ेगा, दिया हुआ है, लेकिन जीपी परसेंट तो निकालना पड़ेगा। जीपी परसेंट कैसे निकालते हैं, जीपी बाय सेल इंटू 100, और सेल में नेट सेल भी होता है और इंटरनल ट्रांसफर भी होता है। तो इस प्रकार से हम लोग निकाले तो एक्स का जीपी निकला 25%, वाई का जीपी निकला 30%। हम लोग को स्टॉक रिजर्व निकालना है। अब स्टॉक रिजर्व निकालते हैं एक्स का। क्लोजिंग स्टॉक है 96,000, 96,025% जो है वो वाई का है, जिसमें से कि वाई कितना कमाया था 30%, इसीलिए 96,000 इंटू 25% इंटू 30% जीपी तो आ जाएगा 7,200। क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व ऑफ वाई निकालेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक कितना है 56,000, जिसमें से कि 25% एक्स का है, जिसमें कि एक्स कितना कमाया था 25%, तो आया 3,500। इन दोनों को ऐड किए तो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व आ गया। फिर नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट बैलेंसिंग फिगर आ गया, और यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कभी कभी कंपनियां क्या करती हैं, सेलिंग प्राइस में भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड कर देती हैं। अगर मान लीजिए सेलिंग प्राइस है 10 रुपये, तो उसको हम लोग और 5 रुपये ऐड करके सेलिंग प्राइस को भी बढ़ा देते हैं और बोलते हैं 15 रुपये, कि बाद में अगर डिस्काउंट देना पड़ा तो 15 रुपये को 10 रुपये में बेच देंगे और एक्चुअल सेलिंग प्राइस में बिक जाएगा और हम लोग को प्रॉफिट हो जाएगा। इसीलिए हम लोग सेलिंग प्राइस में एक्स्ट्रा अमाउंट डाल देते हैं, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मार्क अप, और अगर एक्स्ट्रा अमाउंट को डाउन कर देंगे तो बोलेंगे मार्क डाउन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मार्टिस लिमिटेड जो है वो 25% मार्कअप रखता है अपना सामान के लिए। अपना सामान जो है उसका सेलिंग प्राइस में भी 25% ऐड करके रखता है। अब कह रहा है कि ओपनिंग स्टॉक है उसका इतना, ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया हुआ है, परचेज भी दिया हुआ है कॉस्ट पे, और सेल्स के लिए कुछ एडजस्टमेंट दिए हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या है, शॉर्टेज ऑफ स्टॉक फाउंड इन द ईयर, बोल रहा है कि 1,000 का शॉर्टेज हो गया है। ओके, दूसरा एडजस्टमेंट बोल रहा है कि ओपनिंग स्टॉक जिसका दाम था 6,000 उसको हम लोग मार्क डाउन कर दिए 600 से। तीसरा एडजस्टमेंट कहता है कि जो गुड्स खरीदे थे उसको हम लोग मार्क डाउन कर दिए 1,200 से, जिसका एक्चुअल कॉस्ट था 15,000, और उस 15,000 का कॉस्ट में से 5,000 का कॉस्ट अभी भी पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में। फोर्थ एडजस्टमेंट है डिपार्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट फॉर मार्कअप एंड मार्क डाउन। तो चलिए इस सॉल्यूशन को देखते हैं। जब भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आता है तो हम लोगों को दो अकाउंट बनाना पड़ता है, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरेंडम इज ए फॉल्स अकाउंट और इसका कोई डबल इफेक्ट तो होता नहीं है। तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं हम लोग सेलिंग प्राइस पे, याद रखिएगा मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाते हैं सेलिंग प्राइस पे, और यहाँ जो सेलिंग प्राइस पे बना है यानी कि कॉस्ट में जो प्रॉफिट ऐड करके लिखे हैं सेलिंग प्राइस में बनाए हैं, इस प्रॉफिट को हम लोग एलिमिनेट करते हैं मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में, जो कि इसके बाद बनता है। सबसे पहले बनता है मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, फिर बनता है मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट, जिसमें कि हम लोग प्रॉफिट एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे आएगा, इसीलिए हम लोग लिख दिए कि 65,000 इंटू 125%, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक जो दिया हुआ था वो दिया था कॉस्ट पे, तो हम लोग ऐड किए प्रॉफिट, लिख दिए 81250। अब इस प्रॉफिट को हम लोग एलिमिनेट करेंगे कहाँ, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में। तो यहाँ पर हम लोग क्रेडिट किए बाय मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक 16,250। अब अगला है परचेज, परचेज भी हम लोग लिखे 125% में, और जो भी इसका प्रॉफिट था उसको हम लोग एलिमिनेट किए मेमोरेंडम मार्कअप में बाय मार्कअप ऑन परचेज। फिर अगला क्वेश्चन अगला था कि हम लोग का शॉर्टेज हुआ है स्टॉक 1,000 का, तो शॉर्टेज हुआ तो क्रेडिट में लिखना पड़ेगा बाय शॉर्टेज, लेकिन यहाँ पर 1,000 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1,000 तो कॉस्ट है ना, हम लोग को लिखना है सेलिंग प्राइस पे, तो हम लोग 1,000 प्लस 25% लिखेंगे, तो 1,250 लिखेंगे हम लोग बाय शॉर्टेज में, और इसको हम लोग फिर इसका प्रॉफिट एलिमिनेट करेंगे मार्कअप में, तो लिखेंगे क्रेडिट में टू मार्कअप ऑन शॉर्टेज 250। अब यहाँ पर कह रहा था सेकंड एडजस्टमेंट कि ओपनिंग स्टॉक जो था 6,000 का, उसमें से हम लोग
मार्क डाउन कर दिए 600 का, तो मार्क डाउन कर दिए 600 का, तो बाय क्रेडिट लिखेंगे बाय मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक 600। अब यहाँ पर अगर 600 मार्क डाउन हुआ है तो इसका इफेक्ट तो हम लोग को प्रॉफिट में डालना पड़ेगा, इसीलिए प्रॉफिट में भी हम लोग लिखें टू मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक 600। अब अगला था कि गुड्स जो हम लोग खरीदे थे जिसका प्राइस था 15,000, उसमें से 1200 हम लोग मार्क डाउन कर दिए हैं। मार्क डाउन किए हैं तो क्रेडिट करना पड़ेगा बाय मार्क डाउन ऑन परचेज 1200, और फिर इसी का इफेक्ट हम लोगों को नीचे में भी लिखना पड़ेगा टू मार्क डाउन ऑन परचेज 1200। अब यहाँ पर हम लोग स्टॉक अकाउंट में मार्क डाउन जो कर रहे हैं इसका इफेक्ट हम लोग मेमोरेंडम मार्कअप में क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम लोग मार्कअप में रिकॉर्ड किए थे, यानी कि सेलिंग प्राइस पर प्लस एक्स्ट्रा अमाउंट में रिकॉर्ड किए थे। तो जब अगर एक्स्ट्रा अमाउंट को हटाएंगे तो प्रॉफिट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उस अमाउंट को भी हटाना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग प्रॉफिट में भी इसका इफेक्ट डालते हैं। जब भी लिखते हैं मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक, मार्क डाउन ऑन परचेज, तो इसको हम लोग फिर डेबिट भी करते हैं मार्कअप प्रॉफिट अकाउंट में। तो यहाँ पर भी हम लोग लिखते हैं मार्क डाउन ऑन परचेज, मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक। ओके, कह रहा था एडजस्टमेंट नंबर 3 में कि परचेज जो किए थे 15,000 का, उसमें से 1200 हम लोग मार्क डाउन कर दिए हैं, तो और उसी में से क्लोजिंग स्टॉक बचा है 5,000 का, तो 5,000 में कितना मार्क डाउन होगा। अगर 4200 मार्क डाउन हुआ है 15,000 पे, तो 5,000 पे कितना होगा 400। तो इसी 400 को फिर हम लोग मार्क डाउन किए हैं क्लोजिंग स्टॉक में। क्लोजिंग स्टॉक को मार्क डाउन करेंगे तो डेबिट में लिखे टू मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक, और इसी का दूसरा इफेक्ट आया मेमोरेंडम मार्कअप में बाय मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक 400। और अगर हम लोग मेमोरेंडम मार्कअप को बैलेंस करेंगे तो जीपी आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पर हम लोग का ये सवाल भी पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन में कहता है कि डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई और डिपार्टमेंट जेड को सामान बेचता है ऑन 25% ऑन कॉस्ट और 10% ऑन कॉस्ट। डिपार्टमेंट वाई भी बेचता है एक्स और जेड को 15% ऑन सेल, 20% ऑन सेल। डिपार्टमेंट जेड भी बेचता है डिपार्टमेंट एक्स और डिपार्टमेंट वाई को 20% ऑन कॉस्ट, 25% ऑन कॉस्ट। और कह रहा है क्वेश्चन में कि डिपार्टमेंट मैनेजर को हम लोग 10% कमीशन देते हैं, और अभी 10% कमीशन देने के बाद हम लोग का प्रॉफिट आया है 36,000, 27,000 और 18,000। और कह रहा है कि डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड के पास कितना सामान पड़ा हुआ है और किस डिपार्टमेंट का सामान पड़ा हुआ है वो भी दिया है। हम लोगों को निकालना है करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन देने के बाद हम लोग का क्या प्रॉफिट आएगा। तो देखिए इस वाले चार्ट को फॉलो करेंगे। सबसे पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो तो 10% कमीशन काट के दिया हुआ है, यानी कि 90% दिया हुआ है, तो इसको टोटल प्रॉफिट लिखेंगे। अगर 90% प्रॉफिट दिया हुआ है तो 100% प्रॉफिट क्या होगा, उसमें से लेस करेंगे हम लोग अनरियलाइज प्रॉफिट, जो कि अभी मालूम नहीं है, कैलकुलेट करेंगे, कोई बात नहीं। फिर बैलेंस प्रॉफिट आएगा, फिर कमीशन 10% देंगे, फिर करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन आएगा। प्रॉब्लम है कि बस यहाँ पर अनरियलाइज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है। अनरियलाइज प्रॉफिट जैसे निकाल लेंगे इस चार्ट में पुट करके हम लोग का आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, जो कि निकालने बोला है। तो सबसे पहले अनरियलाइज प्रॉफिट निकालते हैं। इसके लिए हम लोग वर्किंग नोट 1 बनाते हैं, कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज प्रॉफिट। अब यहाँ पर देखिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स में वाई का कंटेंट है 14,000, जेड का कंटेंट है 6,000। अब पहला वाला चार्ट से देखिए कि वाई का कंटेंट अगर 14,000 है तो वाई एक्स को कितना में बेचा होगा, तो दिखेगा कि वाई एक्स को बेचा है 15% ऑन सेल। तो यहाँ पर 14,000 इंटू 15% 2,000 आया। ये 2,000 जो है वो ये अनरियलाइज प्रॉफिट है वाई का अनरियलाइज प्रॉफिट है। एक्स का ये क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व है, लेकिन वाई का ये अनरियलाइज प्रॉफिट है। उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एक्स में जेड का कंटेंट है 6,000, जिसमें कि जेड कमाया था, कितना कमाया था जेड जब एक्स को बेचा था 20% कॉस्ट में बेचा था। इसका मतलब 20% कॉस्ट इज इक्वल टू 1/6 ऑन सेल, तो 1/6 करेंगे तो 1,000 आएगा इसका अनरियलाइज प्रॉफिट जेड का। उसी प्रकार से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वाई में देखेंगे कि एक्स का कंटेंट कितना है 15,000 है, जिसमें कि एक्स ने कितना कमाया था वाई से, तो एक्स ने जब वाई को बेचा था 25% ऑन कॉस्ट था, इसका मतलब 1/6 ऑन सेल था, तो 1/5 ऑन सेल था, तो 1/5 किए तो 3,000 आया एक्स का अनरियलाइज प्रॉफिट। उसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक वाई में जेड का कंटेंट है 5,000, जिसमें कि जेड ने कितना कमाया था वाई से, तो जेड ने वाई को जब बेचा था 25% ऑन कॉस्ट में बेचा था, यानी 1/5 ऑन सेल में बेचा था, तो 1/5 से इंटू किया तो 1,000 आया। ये 1,000 जो है वो जेड का अनरियलाइज प्रॉफिट है। इसी तरह से क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जेड निकालें। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ जेड में एक्स का कंटेंट है 11,000, 11,000 में एक्स ने कितना कमाया था जेड से, एक्स ने कमाया था 10% ऑन कॉस्ट, इसका मतलब 1/10 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/11 ऑन सेल, तो 1/11 कर दिए तो 1,000 आया। यह एक्स का अनरियलाइज प्रॉफिट। इसी प्रकार से वाई का कंटेंट था 12,000, और ये 12,000 में वाई ने कितना कमाया था जेड से, वाई ने जब जेड को बेचा था 20% सेल्स था, 20% से इंटू कर दिए तो 2400 आ गया। ये वाई का अनरियलाइज प्रॉफिट है। तो सारा का अनरियलाइज प्रॉफिट हम लोग का मालूम चल गया, अब पुट करेंगे और आ जाएगा चार्ट से। ये भी आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल दिया है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया है, फर्नीचर दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल दिया है, जनरल एक्सपेंस दिया है, डेटर्स दिया है, क्रेडिटर दिया है, ड्राइंग दिया है, कैश एंड बैंक दिया है। और फिर कह रहा है कि क्लोजिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का 13,000 है, जिसमें से कि डिपार्टमेंट बी का 4,000 है।
और बोला डिपार्टमेंट बी का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 26,000 है, इस 26,000 में डिपार्टमेंट ए का भी गुड्स छिपा हुआ है 9,000 का। कहता है कि सेल में इंटरनल ट्रांसफर जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट ए का सेल में भी इंटरनल ट्रांसफर जुड़ा हुआ है, डिपार्टमेंट बी का सेल में भी इंटरनल ट्रांसफर जुड़ा हुआ है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि इंटरनल ट्रांसफर को भी हम लोग सेल की तरह ही ट्रीट करते थे। और कहता है डिपार्टमेंट ए का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें से कि डिपार्टमेंट बी का भी स्टॉक पड़ा हुआ है 1,000 का, और डिपार्टमेंट बी का जो ओपनिंग स्टॉक है उसमें डिपार्टमेंट ए का स्टॉक पड़ा हुआ है 1,500 का, लेकिन कॉस्ट पे पड़ा हुआ है। कॉस्ट पे पड़ा हुआ है तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, कॉस्ट पे है तो क्या फ़र्क पड़ेगा। अगला बोल रहा है कि डेप्रिशिएट करना है लैंड और बिल्डिंग को 5% और फर्नीचर को 10%। ओके, तो चलिए बनाते हैं डिपार्टमेंट ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ओपनिंग स्टॉक टू परचेज बाय सेल बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा जीपी, बस जीपी को जनरल पीएल में डालेंगे, और डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर जनरल पीएल में लिखेंगे। ये क्यों लिखे हम लोग यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डिपार्टमेंट ए का कितना डेप्रिसिएशन, डिपार्टमेंट बी का कितना डेप्रिसिएशन है ये मालूम नहीं है, इसलिए जनरल पीएनएल में हम लोग लिख दिए। अब हम लोग को स्टॉक रिजर्व लिखना है। स्टॉक रिजर्व कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए स्टॉक रिजर्व निकालने के लिए दो चीज़ चाहिए होता है। पहला कि कंटेंट रेशियो, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, कह ही रहा है कि 13,000 का स्टॉक में 4,000 जो है वो डिपार्टमेंट बी का है, और डिपार्टमेंट बी के लिए 26,000 क्लोजिंग स्टॉक में 9,000 डिपार्टमेंट ए का है। तो कह ही दिया है कि कंटेंट रेशियो कितना है। अब जीपी रेशियो निकालना पड़ेगा। जीपी रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे निकालते हैं जीपी बाय सेल इंटू 100, निकाल लिए 55% 60%। हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे वर्किंग नोट 3 में, तो क्लोजिंग स्टॉक इंटू कंटेंट रेशियो इंटू प्रॉफिट रेशियो, तो उस प्रकार से निकाले तो 2400 और 4950 आया। इसी को हम लोग टू स्टॉक रिजर्व में लिख दिए, तो हम लोग का नेट प्रॉफिट निकल गया है जनरल पीएल में। आगे हम लोग का नेट प्रॉफिट, इस नेट प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देंगे कहाँ, बैलेंस शीट में, कैपिटल लेस ड्राइंग्स ऐड एनपी, तो आ जाएगा हम लोग का कैपिटल। क्रेडिटर्स दिया हुआ है, लैंड बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लेस करके लिखेंगे, फर्नीचर में डेप्रिसिएशन लेस करके लिखेंगे, डेटर्स लिखेंगे, कैश एंड बैंक लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक में भी डिपार्टमेंट ए का जो 13,000 है उसमें से स्टॉक रिजर्व लेस कर देंगे, और डिपार्टमेंट बी का जितना क्लोजिंग स्टॉक उसमें स्टॉक रिजर्व लेस कर देंगे, और तब आ जाएगा। फिर हम लोग का बैलेंस शीट भी टैली कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या रहा है कि मार्कअप करता है डिपार्टमेंट ए 33.33% ऑफ कॉस्ट, मार्कअप करता है डिपार्टमेंट बी 50% ऑफ कॉस्ट। स्टॉक दिया है दोनों का, ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल भी दिया है। फिर क्या रहा है एडजस्टमेंट 1 में कि डिपार्टमेंट ए का जो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक 2700, उसमें मार्क डाउन करना है 250 का। एडजस्टमेंट 2 बोलता है कि डिपार्टमेंट ए में गुड्स कॉस्टिंग 1440 ट्रांसफ़र किए हैं हम लोग डिपार्टमेंट बी में, और फिर डिपार्टमेंट बी बेच दिया है 2160 में। अब कह रहा है एडजस्टमेंट नंबर 3 में कि डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का गुड्स जो है जिसका कॉस्ट है 4860 10,000, उसमें मार्कडाउन करना है 430 और 2,000 का। चौथा एडजस्टमेंट कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर डिपार्टमेंट बी में जो 5,000 का सामान है उसमें मार्कडाउन करना है 1,000 का, और इसको हम लोग बेच दिए हैं। फिर कहता है डिपार्टमेंट ए में शॉर्टेज हुआ है 120 का। तो सॉल्यूशन करते हैं, दो अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक अकाउंट मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट जो कि सेलिंग प्राइस पे बनता है, दूसरा मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट जिसमें कि प्रॉफिट एलिमिनेट करते हैं। दो अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक सेल पे लिखना है लेकिन कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो ऐड कर देंगे प्रॉफिट 33.33% ए में करेंगे ऐड, और बी में ऐड करेंगे 50%, तो हम लोग का आएगा ओपनिंग स्टॉक सेलिंग प्राइस पे। इसका जो प्रॉफिट है उसको हम लोग एलिमिनेट करेंगे बाय मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक 4100 8700, और दूसरा परचेज, परचेज भी हम लोग सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे प्रॉफिट ऐड करके। इस प्रॉफिट को एलिमिनेट करेंगे मार्कअप अकाउंट में बाय मार्कअप ऑन परचेज 27,200 47,400। उसके बाद फिर सेल है तो सेल हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। सेलिंग का मार्क डाउन मार्कअप नहीं होता है क्योंकि सेलिंग तो सेलिंग प्राइस पे होता है। अब अगला है कि हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं, इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है ए से बी में, तो ए से बी में हुआ है तो बी के पास आया है, ए के पास गया है, तो बी के पास अगर आएगा तो डेबिट में लिखेंगे टू इंटरनल ट्रांसफ़र फ्रॉम ए, और बी में डेबिट में लिखेंगे। लेकिन यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ वही लिखेंगे जो कि बी का कॉस्ट है। बी का कॉस्ट कितना है 1440 प्लस 50% 720, तो आएगा 2160। तो 2160 में रिकॉर्ड करेगा डिपार्टमेंट बी, तो टू ट्रांसफ़र फ्रॉम ए 2160। लेकिन अब ए से गया है, ए के पास से सामान गया है, तो वो क्या लिखेगा, वो तो क्रेडिट करेगा बाय ट्रांसफ़र टू बी। ए जब ट्रांसफ़र करेगा तो वो अपना सेलिंग प्राइस पे करेगा। अपना सेलिंग प्राइस उसका क्या है 1440 प्लस 33.33% यानी 480, तो ऐड करेगा तो 1920 आएगा डिपार्टमेंट ए का सेलिंग प्राइस, तो इस पर क्रेडिट करेगा वो, तो इस पर क्रेडिट किया वो 1920।
एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। पहला एडजस्टमेंट क्या रहा है कि ओपनिंग स्टॉक में हम लोगों को 250 का मार्क डाउन करना है, तो ठीक है, क्रेडिट में लिख देंगे बाय मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक 250, और इसको एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मार्कअप अकाउंट में भी लिख देंगे टू मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक 250। अब हम लोग का अगला एडजस्टमेंट था इंटरनल ट्रांसफ़र का, जो कि हम लोग कर लिए। अब एडजस्टमेंट 3 कहता है कि जो गुड्स खरीदे थे डिपार्टमेंट ए में, डिपार्टमेंट बी में, उसमें से भी कुछ मार्क डाउन करना है। जैसे डिपार्टमेंट ए में जिसका कॉस्ट है 4860, उसमें मार्क डाउन करना है 430 का। डिपार्टमेंट बी में मार्क डाउन करना है 2000 का। तो लिखते हैं मार्क डाउन ऑन परचेज, दोनों में लिख दिए 2430 और 2000 का। और इस मार्क डाउन को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग मार्कअप में भी डेबिट करेंगे टू मार्क डाउन ऑन परचेज 430 और 2000। फिर कह रहा था कि शॉर्टेज हुआ है हम लोग का 120 का। तो शॉर्टेज अगर हुआ है तो मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट में बाय शॉर्टेज लिखेंगे, लेकिन यहाँ सेलिंग प्राइस पे लिखेंगे। तो 120 प्लस किसका शॉर्टेज हुआ है, ए डिपार्टमेंट का शॉर्टेज हुआ है, इसलिए ए डिपार्टमेंट का प्रॉफिट ऐड करेंगे तो 40 प्रॉफिट आएगा। तो 40 ऐड करके 160 आ जाएगा। अब जैसे ही 160 आया, इसमें जो प्रॉफिट ऐड है उस प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़ेगा, इसलिए मार्कअप अकाउंट में फिर जा करके हम लोग टू मार्कअप ऑन शॉर्टेज 40 रुपये एलिमिनेट कर दिए। अब मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट को जब क्लोज करेंगे तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। जितना क्लोजिंग स्टॉक आया ये तो सेलिंग प्राइस पे आया, तो जो सेलिंग प्राइस पे आया इस पर भी प्रॉफिट हम लोग को हटाना पड़ेगा। तो मार्कअप का डेबिट में हम लोगों को क्लोजिंग स्टॉक में जो मार्कअप है उसको हटाना पड़ेगा। तो डेबिट में लिखेंगे टू मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अगर 17440 133% है तो 33% कितना होगा। और उसी प्रकार से पी का जो क्लोजिंग स्टॉक है 29460, ये तो 150% है, तो 50% इसका प्रॉफिट है, तो 50 इंटू कर दिए तो प्रॉफिट निकल के आ गया। अब मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट को क्लोज करेंगे और हम लोगों का निकल के आ जाएगा जीपी। बस यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वाई का मार्कअप है 33.33% ऑन कॉस्ट, जेड का मार्कअप है 50% ऑन कॉस्ट। ओपनिंग स्टॉक कॉस्ट पे दिया हुआ है दोनों का, परचेज दिया है कॉस्ट पे, सेल्स दिया है। पहला एडजस्टमेंट कह रहा है कि जो ओपनिंग स्टॉक है डिपार्टमेंट वाई का उसको मार्क डाउन करना है 510 से। दूसरा एडजस्टमेंट कहता है कि इंटरनल ट्रांसफ़र हुआ है डिपार्टमेंट वाई से डिपार्टमेंट जेड। डिपार्टमेंट वाई का कॉस्ट है 2700, ये ट्रांसफ़र किया डिपार्टमेंट जेड को, डिपार्टमेंट जेड बेच दिया 4050 में। अब तीसरा एडजस्टमेंट कह रहा है कि जो गुड्स खरीदा 2018 में जिसका कॉस्ट था 8000, उसको डिपार्टमेंट वाई मार्कडाउन कर दिया है 800 से। डिपार्टमेंट जेड का जितना कॉस्ट था 21000, इसमें मार्कडाउन कर दिया है 4000 को। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर वर सम आइटम्स इन द स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट जेड विच हैड बीन मार्क डाउन 2300 विद दिस एक्सेप्शन एट गुड मार्क डाउन इन 2018 वर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर एट द रिड्यूस प्राइसेस। यही इसका मेन है। बाकी सारा जो चीज़ था वो पिछले क्वेश्चन के सिमिलर था, लेकिन ये वाला पॉइंट इसमें अलग है। क्या अलग है, कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द ईयर कुछ अमाउंट्स को हम लोग मार्क डाउन किए हैं और मार्क डाउन करने के बाद अमाउंट आया है 2300। बस अगर 2300 मार्क डाउन करने के बाद आया है तो मार्क डाउन कितना करा है ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि जो मार्क डाउन हुआ है उसी को तो हम लोग को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे इसको, देखते हैं कैसे निकालते। अगला एडजस्टमेंट है कि 240 रुपया का सामान खो गया है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन बनाते हैं। दो अकाउंट बनाएंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, कॉस्ट पे दिया हुआ है, प्रॉफिट ऐड करके लिखें और इसी प्रॉफिट को फिर एलिमिनेट किए मार्कअप अकाउंट में बाय मार्कअप ऑन ओपनिंग स्टॉक। फिर परचेज लिखिए, परचेज भी कॉस्ट पे था तो उसको प्रॉफिट ऐड करके लिखे और फिर मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में प्रॉफिट एलिमिनेट किए बाय मार्कअप ऑन परचेज लिख करके। फिर अगला है इंटरनल ट्रांसफ़र। इंटरनल ट्रांसफ़र जो हुआ है वो 2700 का गुड्स ट्रांसफ़र किया है डिपार्टमेंट वाई डिपार्टमेंट जेड को। तो 2700 में डिपार्टमेंट वाई तो ऐड करेगा 900 प्रॉफिट, तो 3600 आएगा। 900 क्यों किया, 33.33% ऐड किया, तो ये तो 3600 में रिकॉर्ड करेगा। तो रिकॉर्ड किया डिपार्टमेंट वाई बाय इंटरनल ट्रांसफ़र 3600, और डिपार्टमेंट जेड के पास आया, डिपार्टमेंट जेड भी इसको सेलिंग प्राइस पे रिकॉर्ड करेगा। तो 2700 प्लस 1350 इज इक्वल टू 4050। ये है सेलिंग प्राइस निकाला डिपार्टमेंट जेड 50% ऑन कॉस्ट पर। तो ये भी रिकॉर्ड किया टू इंटरनल ट्रांसफ़र 4050। अब एडजस्टमेंट में आता है। पहला एडजस्टमेंट क्या रहा था कि ओपनिंग स्टॉक में 510 मार्क डाउन करना है, तो क्रेडिट में लिखेंगे बाय मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक, तो लिखिए 510 और इसी मार्क डाउन को फिर एलिमिनेट करेंगे तो मेमोरेंडम मार्कअप में लिखेंगे टू मार्क डाउन ऑन ओपनिंग स्टॉक। फिर अगला कह रहा है कि इंटरनल ट्रांसफ़र, इंटरनल ट्रांसफ़र वाला एडजस्टमेंट तो हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट कह रहा है कि जो कि गुड्स खरीदे थे, सामान का कॉस्ट दिया हुआ है 8000 और 21000, जिसमें कि मार्क डाउन किए हैं 800 और 4000। इसको भी मार्क डाउन करते हैं, तो बाय मार्क डाउन ऑन परचेस 800 4000 एलिमिनेट करने के लिए लिखिए टू मार्क डाउन ऑन परचेस 800 4000। अब अगला कह रहा है कि गुड्स लॉस्ट हो गया है 240 का, डिपार्टमेंट वाई का 240 रुपया का गुड्स
लॉस हो गया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस में लिखेंगे 33.33% ऐड करके, तो इसका आएगा हम लोगों का 320। तो 320 क्रेडिट कर देंगे बाय गुड्स लॉस्ट। इसी को एलिमिनेट करेंगे बाय मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में टू मार्कअप ऑन लॉस्ट गुड्स 80। तीसरा एडजस्टमेंट का फुट नोट में जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, वही इसका स्पेशलिटी है इस क्वेश्चन का। उसमें कह रहा है कि डिपार्टमेंट जेड में एक क्लोजिंग स्टॉक है जिसको कि मार्क डाउन किए हैं और 2300 हो गया है। मार्क डाउन करने के बाद 2300 हो गया है, तो कितना मार्क डाउन किए होंगे वो तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसी को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पर कितना मार्क डाउन किए हैं वो नहीं दिया है, मार्क डाउन करने के बाद कितना आया है वो लिखा है। तो निकालते हैं। सबसे पहले लिखेंगे मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन, सो वी हैव टेकन बेस ऑफ परचेज। हम लोग का क्लोजिंग स्टॉक का मार्क डाउन तो दिया नहीं है, इसीलिए हम लोग परचेज का मार्क डाउन को बेस लेकर के देखेंगे कि 2300 जो मार्क डाउन करने के बाद आया है तो कितना मार्क डाउन हुआ है। इस नोट को देखिए, इस नोट में लिखे हैं कि परचेज किए थे 21,000 का, जिसमें 50% तो हम लोगों का ऐड किए थे मार्कअप के लिए 10,500, तो सेलिंग प्राइस निकल के आया था 31,500। 31,500 में मार्क डाउन किए हैं 4,000, तो हम लोग का रिड्यूस्ड एसपी आया है 27,500। तो अब देख रहे हैं कि अगर परचेज में 27,500 रिड्यूस्ड एसपी है तो 23,500 का जो रिड्यूस्ड एसपी दिया है इस पर मार्क डाउन कितना होगा। अगर 27,500 पे मार्क डाउन हुआ था 4,000, तो 2300 में कितना मार्क डाउन हुआ होगा। तो निकालेंगे यूनिटरी मेथड से। अगर 4,000 मार्क डाउन हुआ है 27,500 के लिए, तो 2300 के लिए कितना हुआ है, तो 335 आता है। इस 335 को हम लोग ट्रीट करेंगे, कैसे ट्रीट करते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं टू मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक। और यहाँ पर लिखे हैं तो इसको एलिमिनेट करने के लिए मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में क्रेडिट करेंगे बाय मार्क डाउन ऑन क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे। ठीक है, अब सारा एडजस्टमेंट हो गया। तो मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट को अब क्लोज करते हैं। क्लोज करें तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर। जैसे क्लोजिंग स्टॉक आया तो क्लोजिंग स्टॉक तो सेलिंग प्राइस पे आया होगा, तो इस पर जो कुछ प्रॉफिट ऐड किया होगा तो उसको हटाएंगे। उसको हटाएंगे, मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट में डेबिट करेंगे टू मार्कअप ऑन क्लोजिंग स्टॉक। अगर 32,770 133% है तो 33.33% कितना होगा, आ जाएगा 8153। अब क्लोजिंग स्टॉक निकला था जेड का 64,385, ये अगर 150 है तो 50 कितना है, यानी प्रॉफिट कितना है वो भी लिख देंगे। सारा कुछ लिख लिया। मेमोरेंडम मार्कअप अकाउंट को भी क्लोज करेंगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो जीपी आएगा 51517 और 92557। इस तरह से ये वाला सॉल्यूशन भी खत्म होता है। धन्यवाद, आशा करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।